चलिए स्टूडेंट, आज मैं बात करूंगा ब्लड के बारे में। अच्छा टॉपिक है ब्लड। ब्लड को हम 3 हेडिंग में पढ़ेंगे। आज जो ब्लड का पोर्शन है वो मैं स्टार्ट किया हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज बताऊंगा, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्लड बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन के बारे में अगर देखें आप, तो ब्लड जो होता है वो कैसा होता है? ब्लड इज रेड कलर फ्लूइड, ठीक है ना। ब्लड इज रेड कलर फ्लूइड, यानी बात करें जो हमारा ब्लड है वो कैसा होता है? बिल्कुल रेड कलर का होता है। और रेड कलर जो आता है ब्लड का, क्यों आता है? क्योंकि हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी होता है। कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी सबसे ज्यादा होता है। मोस्ट अबंडेंट पार्ट ऑफ ब्लड इज आरबीसी। ओके। और इसी आरबीसी की वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, और इसी बेस पे हम बोलते हैं कि ये ब्लड इज रेड कलर फ्लूइड। इतना बात आपको समझ में आया? अच्छा, आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी एक सेल है, तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक। दूसरा पॉइंट हम उठाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम है या ऑर्गन है, ये ब्लड के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये आपस में जो बातचीत कर पा रहे हैं वो ब्लड की वजह से ही कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या ब्लड यहाँ इस ऑर्गन तक ना पहुंच पाए, तो ये आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे और अपना कम्युनिकेशन लॉस कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। और ये ब्लड ये हमारे जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें ये सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई ब्लड या कोई ऑर्गन है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, और इसी ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। और ये सर्कुलेट क्यों होता है? क्योंकि इस ब्लड में हमारे क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन होता है। ठीक है। उसके बदले में ये सेल हमारा न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के बाद में ये वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट फिर से हमारे ब्लड में लोड हो जाता है और ये हमारे सिस्टम को भेज दिया जाता है। इतना बात समझ में आया आपको? उसके बाद में हम लोग कहते हैं कि ये जो ब्लड है वो कैरिंग करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को ये कैरी करता है। ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें क्या होता है, जब हम खाना इंटेक करते हैं तो खाने का क्या होता है? डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद वो अपने मोनोमर फॉर्म में टूट जाता है। ठीक है ना, मोनोमर फॉर्म में। तो मोनोमर फॉर्म में आने के बाद में ये ब्लड में आने के बाद ये हमारे लीवर को भेज जाता है। ठीक है ना। ये पोर्टल वेन के थ्रू लीवर को भेज दिया जाता है, और उसके बाद पोर्टल वेन के थ्रू लीवर को भेजने के बाद में ये वेन के द्वारा ये हार्ट को भेजा जाता है। उसके बाद ये हार्ट पंप कर देता है दोबारा हमारे बॉडी टिश्यू को। ठीक है ना। तो इतना समझ में आपको आया? तो इसलिए क्या करता है? ये कैरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी क्या करता है? ये कैरी करता है। लंग्स है तो लंग्स में क्या होता है? रिस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन आता है, और ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक। उसके बाद में हमने बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये कैरी करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सेल है वो ऑक्सीजन को जब यूटिलाइज कर लेगा तो उसके बदले में क्या बनेगा? उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ठीक है, दोबारा हमारे ब्लड में आ जाएगा। ठीक। उसके बाद में हमने आपको बताया वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। सेल है तो मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसके बदले में क्या बनेगा? यूरिक एसिड बनेगा, है ना, अमोनिया बनेगा। ठीक। तो ये अमोनिया क्या हमारे हमारे शरीर के लिए क्या है? डेंजर है। तो इस अमोनिया को हम लीवर को भेज देंगे, और ये लीवर क्या करे? इसमें ऑर्थनीन साइकिल चलेगा। उसके बाद में अमोनिया कन्वर्ट इनटू यूरिया, और यूरिया हमारी किडनी के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो एक तरीके से जो भी खेल हो रहा है वो ब्लड के द्वारा ही हो रहा है ना। तो इसलिए तो बोला जाता है कि ब्लड जो होता है एक तरीके से हमारे शरीर में एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करता है। फिर हम ब्लड को क्या बोलते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं। ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक सेल है, और इस सेल को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। अगर यहाँ पे ब्लड ना होता तो क्या सेल को न्यूट्रिशन मिल पाता? नहीं मिल पाता। अगर मैं यहाँ पे इस एरिया पे अगर हम कंप्रेस कर दें, तो कंप्रेस करने के बाद में हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ऑक्लूजन हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको क्या नहीं मिल पाएगा? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा? डेड कर जाएगा।
ठीक है ना। तो इसलिए इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, इसलिए हमने क्या बोला, ब्लड इज फ्लूइड ऑफ लाइफ। ओके, तो पहला पोर्शन आप क्लियर कर लें इंट्रोडक्शन में कि ब्लड इज रेड कलर फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू, सर्कुलेट वेस्कुलर सिस्टम एंड अदर वर्टिब्रा, ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रा। ठीक है, कैरिंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं। दूसरा पोर्शन में स्टार्ट करने जा रहा हूं, प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज जाना जरूरी है कि ब्लड दिखता कैसा है, इसकी विस्कोसिटी कितना होता है, या इसका कलर कैसा होता है। ठीक, तो कलर के बारे में जाने कि ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। हमने आपको ये भी बताया कि जो हमारा आर्टरीज है वो दिखने में कैसा होता है, बिल्कुल स्कारलेट रेड होता है। क्यों होता है, क्योंकि आर्टेरियल ब्लड स्कारलेट क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और जहां ऑक्सीजन होगा वहां हीमोग्लोबिन होगा, तो इसीलिए आर्टेरियल ब्लड स्कारलेट होता है। जो वेनस ब्लड होता है वो कैसा होता है, वेनस ब्लड कैसा होता है, पर्पल रेड होता है। कैसा होता है, पर्पल रेड। जो वेनस ब्लड होता है वो पर्पल रेड क्यों होता है, क्योंकि वहां पे CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक, अब हम आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम की बात करें तो एक नॉर्मल एडल्ट में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 5 लीटर होता है। कितना होता है, 5 लीटर। ठीक है, एक नॉर्मल एडल्ट मेल में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, 5 लीटर होता है। लेकिन अगर एक न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उसमें 450 ml ब्लड ही होता है। लेकिन ये 450 ml जैसे बेबी ग्रोथ करता है और अपनी प्यूबर्टी स्टेज पे आता है, वो जाके 5 लीटर हो जाता है। आई बात समझ में। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में कितना होता है, तो फीमेल में 4.5 लीटर होता है। फीमेल में मेल के कंपेयर में क्यों होता है, इसलिए क्योंकि फीमेल को हर महीने मेंस्ट्रुअल से होकर गुजरना होता है, और मेंस्ट्रुअल के दौरान ब्लीडिंग फेज आता है और उसमें ब्लड का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल में 4.5 लीटर ही ब्लड होता है। आई बात समझ में। उसके बाद में अगर टोटल बॉडी वेट की बात करें, एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में देखा जाए तो टोटल बॉडी वेट का 8% ब्लड वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, 8% टोटल बॉडी वेट का होता है। मान लीजिए कोई हेल्दी एडल्ट है वो 70 kg का है, तो उसका 8% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 5.4 समथिंग लीटर आएगा। ठीक, वो आप निकाल सकते हैं। दूसरी चीज मैंने कलर बताया, वॉल्यूम बताया, अब आ रहे हैं पीएच पे। ब्लड का जो पीएच होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ठीक है ना, ब्लड का पीएच कितना होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। क्योंकि अगर पीएच की बात करें तो 7 है तो न्यूट्रल है, और पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कलाइन। यानी अगर 8 है, 9 है, 10 है तो क्या बोलेंगे, मोर एल्कलाइन। अगर पीएच 1, 2, 3 आ रहा है तो क्या बोलेंगे, एसिडिक है। 1 है तो मोर एसिडिक है। लेकिन यहाँ पे 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, न्यूट्रल से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 0.4 ज्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं कि ब्लड कैसा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। कैसा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अब बात करें विस्कोसिटी की, यह प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हैं। अगर बात करें विस्कोसिटी की तो विस्कोसिटी की जो है 5 टाइम्स मोर होता है कंपेयर टू वाटर। यानी ब्लड जो होता है, ब्लड 5 टाइम मोर विस्कस होता है, 5 टाइम मोर विस्कस कंपेयर टू द वाटर। ओके, क्यों 5 टाइम मोर विस्कस होता है, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, चिपचिपापन, चिपचिपाहट या गाढ़ापन बोल ले। ये क्यों होता है, ड्यू टू आरबीसी एंड प्लाज्मा प्रोटीन। हमारे ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है और प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो कंपोजिशन है गाढ़ा, मतलब हमारे ब्लड का जो है गाढ़ापन आ जाता है। कितना होता है, 5 टाइम मोर कंपेयर टू द वाटर। ओके, उसके बाद में हम बात करें तो मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कंपोजिशन। ओके, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ ब्लड की तो हम इसको एक हीमेटोक्रिट ट्यूब में लेते हैं। पूरे ब्लड को
एक हेमेटोक्रिट ट्यूब में लेते हैं और उसमें एक एंटीकोगुलेंट मॉलिक्यूल मिला देते हैं। अगर एंटीकोगुलेंट मॉलिक्यूल नहीं मिलाएंगे तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, कोगुलेट कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिया, एक हेमेटोक्रिट ट्यूब लिया, हेमेटोक्रिट ट्यूब। इस हेमेटोक्रिट ट्यूब में हमने क्या किया, ब्लड को लिया और इसको 30 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने इसको डाला 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से फॉर 30 मिनट। तो हम देखते हैं कि हमारा जो आरबीसी है वो बॉटम में बैठ जाता है, हमारा आरबीसी बॉटम में बैठ जाता है और जो हमारा प्लाज्मा है वो ऊपर आ जाता है टॉप पे। और बीच में जो होता है, बीच में एक व्हाइट बफी कोट बन जाता है, जो बीच में होता है उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, जो व्हाइट बफी कोट है उसको क्या बोलेंगे, उसमें क्या होता है, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो ऊपर पोर्शन में आपका क्या हो गया, ऊपर पोर्शन में आपका प्लाज्मा हो गया जो 55% होता है, 55%, और नीचे बॉटम में आरबीसी होता है जो आपका 45% होता है। इसी आरबीसी को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज एक्सप्रेस करना, हेमेटोक्रिट वैल्यू। ओके, इतना वो क्लियर हुआ कि प्लाज्मा कितना होता है 55%, आरबीसी कितना होता है 45%। ठीक है, तो आप यहां समझिए। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या है, ब्लड सेल, ठीक है, टोटल ब्लड वॉल्यूम में ब्लड सेल कितना होता है 45%, प्लाज्मा कितना होता है 55%। ठीक है ना। अब ब्लड सेल को हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं जिसमें आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स आता है। प्लाज्मा 55% है जिसमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा 92 to 93% वाटर होता है, 7 to 8% सॉलिड एंड गैस होता है। अगर हम गैस सॉलिड की बात करें तो उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन होता है और उस प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजन होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम होता है, जो आपको अलग से मैं प्लाज्मा पढ़ाऊंगा तो सारी चीज डिटेल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।